तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है कि सप्लायर के डिफॉल्ट की वजह से रिसिपिएंट का जो इनपुट टैक्स है वो क्लेम रोक दिया जाता है। The article develops into the intricate landscape of goods and service tax in India, focusing on the impact of suppliers' defaults on recipients' input tax credit (ITC) claim. It navigates through the nuance of ITC, highlighting compliance requirements and the authority power of deny ITC in case of supplier non-compliance. The financial and operational ramifications for the business are explored alongside a detailed examination of relevant legal provisions and recent judicial proceedings. Practical guidance is provided, emphasizing proactive monitoring, robust documentation, contractual safeguards, and engagement with legal experts. तो आपने जैसा कि अभी तक देखा होगा कि जो आईटीसी रोकी जाती है उसमें डिफॉल्ट होता है सप्लायर का, और जो आईटीसी रोकी जाती है वो परचेजर की रोक दी जाती है, जबकि उसका कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। अब इसकी जो लायबिलिटी है वो परचेजर के ऊपर कैसे आ जाती है उसको हम लोग देखेंगे। Understanding ITC. ITC is a credit business can claim for the tax paid on the purchase of goods and or services used in the course of business. The mechanism prevents the cascading effect of taxes, ensuring that tax is levied only on the value addition of each stage of the supply chain. However, claiming ITC is subject to stringent compliance requirements, including possessing a valid tax invoice, having received the goods and or services, filing of GSTR 3B returns by the suppliers, and actual payment of taxes related to the tax invoice. तो अभी तक आप ये देखते थे कि जो कंडीशन होती थी कि यानी सेक्शन 16 की कंडीशन हम लोग पूरी करें और आईटीसी क्लेम करें, लेकिन आपने देखा होगा कि समय समय पर सेक्शन 16 को कई बार चेंज किया गया, और जब भी चेंज किया गया तो उसमें ये कोशिश की गई कि आईटीसी जो हमें बिल्कुल फ्लो फिल मिल रही थी वो नहीं मिल पा रही, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगातार लगाए जा। तो वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से आज पोजीशन ये है कि आईटीसी जो मिलनी चाहिए वो आसानी से नहीं मिल पा रही है, और उसका जो मेनली कारण हमें देखने में आते हैं वो ये हैं कि या तो हमारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, या हमारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में B2B की जगह B2C कर दिया है, या सप्लायर ने जीएसटी नंबर गलत डाल दिया है। कोई भी कंडीशन होगी, आपको उस कंडीशन में यानी गलती किसकी हो रही है? सप्लायर की, लेकिन हमारी आईटीसी वहां पर ब्लॉक हो रही है, हमें आईटीसी नहीं मिल पा रही। इसके अलावा हम जब परचेज करते हैं तो टैक्स पे करके आते हैं। अब टैक्स हमने पे कर दिया, लेकिन सप्लायर ने उसको कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, तब भी हमें आईटीसी नहीं मिल पाएगी। अगर उसने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, उस कंडीशन में भी हमें आईटीसी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा जो आजकल आप बहुत ज्यादा मात्रा में देख रहे हैं कि ये लिख करके आ जाता है कि जो सप्लायर है वो नॉन एग्जिस्टेंस है। अगर वो नॉन एग्जिस्टेंस है यानी वो मौके पर नहीं पाया गया, उस कंडीशन में भी आपकी आईटीसी डिनायल हो जाती है। तो ये इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारी आईटीसी डिनायल मोड में चली जाती है। आगे हम और भी देखते हैं इसको डिटेल में। Form GSTR 3B is the monthly return filed by businesses who declared supplies made during the period ITC claim or reverse and taxes paid under the forward and reverse charge mechanism. Further, the supplier is required to declare the details of supplies in Form GSTR 1, and or that such details get reflected in Form GSTR 2B. यानी जो GSTR 1 सप्लायर के द्वारा फाइल किया जाता है
तो रिसिपिएंट को वो एंट्री जीएसटीआर 2B में शो होती है, और जब जीएसटीआर 2B में वो शो होती हैं तभी उसको उसकी आईटीसी मिल पाती है। और ये कब से चेंज हुआ है, यानी फ्रॉम 1 जनवरी 2022, यानी 1 जनवरी 2022 से आपका जीएसटीआर 2B इफेक्टिव हो गया है। यानी जीएसटीआर 2B में अगर 1 जनवरी 2022 के बाद कोई एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो उसकी आईटीसी आपको नहीं मिल पाती। अब इसमें नहीं शो कर रही है, उसमें डिफॉल्ट ज्यादातर सप्लायर का ही होता है, लेकिन गलती उसकी और भरना हमें होता है। The reflection of details in GSTR 2B has become an additional eligibility condition for claiming ITC. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जीएसटी अथॉरिटी किस हिसाब से सोचती है और हमारे आईटीसी को कैसे डिनायल करती है। In accordance with Section 16 of the Central Goods and Service Tax, ITC can only be claimed if the supplier has furnished the details of the invoice and has paid the appropriate GST to the government. अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो उसने हमें इनवॉइस सप्लायर ने जारी किया है उसकी जीएसटी गवर्नमेंट को पे हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये पता चल सके कि हमारे सप्लायर ने जो बिल हमें दिया है उसकी जीएसटी उसने पे कर दी है या नहीं पे की, ये अभी भी हम पता नहीं लगा सकते। जबकि ये कंडीशन डाली गई है कि सरकार को वो टैक्स मिल जाना चाहिए। अब जीएसटी अथॉरिटी अगर आपके ऊपर कंप्लायंसेस में लगाती है कि हमें प्रूफ करिए कि उसकी जीएसटी जमा हो गई है या नहीं हो गई है, तो आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे? कुछ कोई बीच में अगर बताना भी चाहे या अपना सबमिशन देना चाहे तो दे सके, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में तभी मजा आता है जब आप अपनी अपनी बातें भी साथ में बताते जाओ। The GST authorities have the power to deny ITC if these conditions are not met. These issues has generated significant attention as the GST authorities have issued notice to many businesses regarding the denial of ITC based on following circumstances. किन किन कंडीशन में हमारी आईटीसी का डिनायल किया जाता है वो हमने आपसे चर्चा की, अब उसको हम लोग डिटेल में भी देखें। पहला है नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या शुरू से ऐसा था कि अगर हमारे सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगी, या ये चेंज बीच में आ गया है? नहीं किया है नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो चेंज है जो हम लोग नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B बाय द सप्लायर इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या जीएसटी हमारा जो 1 जुलाई 2017 को आया था तभी से ऐसा था, ये बाद में चेंज हो गया? बात सप्लायर के 3B फाइल करने की, क्योंकि जो आप टैली करते थे वो जीएसटीआर 1 से टैली करते थे, 3B से नहीं होगा है, शुरू से ही है। तो अगर जीएसटी अथॉरिटी आप लोगों को नोटिस दे रहा मतलब सही है। देखिए, अगर देखिए सेक्शन 16 को
जब भी आपकी जिस ईयर की भी नोटिस आएगी, उस पर ईयर में मतलब हर साल में आपको सेक्शन 16 की डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, जो अथॉरिटी आपको नोटिस दे रही वो तो सब सही है, फिर गलत तो है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप हर साल उसको नहीं पढ़ेंगे तो सेक्शन 16 में हर साल कुछ ना कुछ चेंज आया है, तो जब भी जो चेंज आया है वो उस साल की नोटिस पे इफेक्टिव है या नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। और ये चीजें जब हम लोग नीचे लोअर स्टेज पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जब हम लोग अपील लेवल पे जाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत का कारण बनती है, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेज पे ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। जब ऑब्जेक्शन ही नहीं किया तो आगे आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 16 की पहले जो डेफिनीशन थी, जिसको हमने बहुत बार शुरुआत में पढ़ा है, कि सेक्शन 16 में केवल 4 कंडीशन थी। उन 4 कंडीशन में एक कंडीशन जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने की भी थी, लेकिन वो जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने की कंडीशन किसके लिए थी? बताएंगे? हाँ, परचेजर के लिए थी। यानी आईटीसी कैसे मिलनी थी हमें? अगर हमने अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें जो हमने आईटीसी क्लेम कर ली, उससे हमको मिलनी थी। सप्लायर से हमारा कोई लेना देना नहीं था। यानी जो सप्लायर की डिफिनीशन बाद में डाली गई, उससे हमारी परेशानी पड़ेगी। तो इसीलिए मेरा कहना था कि सेक्शन 16 बहुत बार चेंज हुआ है। आपको नोटिस का रिप्लाई देने से पहले उस चेंजेस को देखना पड़ेगा कि कब चेंज आया है और वो हमारे ऊपर इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जो आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यानी ये हमारे ऊपर इफेक्टिव है क्या? नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हमें उसकी आईटीसी नहीं मिल पाएगी। दूसरा है नॉन पेमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट जीएसटी बाय द सप्लायर। इवन इफ the supplier filed GSTR 3B but fails to pay appropriate GST, the recipient ITC claim may be denied. अब दूसरी कंडीशन आ गई कि अगर उसने अपना GSTR 3B तो फाइल कर दिया है, लेकिन उसने जो जीएसटी उसको जमा करना था वो नहीं जमा किया। यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत है कि ये आप कैसे क्लियर करेंगे कि उसका जीएसटी जमा हो गया है उस बिल का या नहीं जमा हुआ है। अभी जो नॉर्मल प्रैक्टिस में है कि उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया, जीएसटीआर 3B भी फाइल कर दिया, यानी इट मीन्स उसने टैक्स जमा कर दिया है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और लगभग डिपार्टमेंट भी ऐसी बात हमारी मान लेता है। लेकिन ये कोई परमानेंट क्राइटेरिया नहीं है या फुल प्रूफ तरीका नहीं है, क्योंकि हम ये जान ही नहीं सकते कि उसका टैक्स उसने जमा किया या नहीं। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस पे इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है। द डिनायल ऑफ आईटीसी कैन हैव सर्व फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग, भैया 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 सब कुछ ले जाओगे। The denial of ITC can have severe financial implications for businesses, including increased tax liabilities and cash flow. यानी अगर हमें आईटीसी हमारी डिनायल हो जाती है तो हमारे बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ जाती है। यानी उतनी आईटीसी अगर हमें नहीं मिली तो उसे हमें पे करना पड़ेगा, चाहे कैश से पे करें या हमारे क्रेडिट लेजर में है उससे पे करें, तो हमारे बिजनेस के लिए वो आगे दिक्कत पैदा करेगी। और ये डिनायल जो है आगे हमारे कंप्लायंसेस को भी बढ़ाता है, लिटिगेशंस को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से ये क्या क्या करता है,
If business opt to challenge the notices issued by GST authority in terms of both money and time, यानी समय और पैसा दोनों हमारे बर्बाद होते हैं और फर्दर अंडरमाइंस द आइडिया ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो जो सरकार की नीति थी ईज ऑफ बिजनेस की, वो भी फुलफिल नहीं हो पाती। Legal provisions under the CGST Act and corresponding rules made thereunder तो जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको हम सेक्शन में देखते हैं, यानी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लास सी of the CGST Act stipulates that for a supply to qualify for ITC, the tax charge on it must have been actually paid to the government either through cash payment or through the utilization of eligible ITC। यानी यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लास सी में ये क्लियर कट दे दिया कि जो आईटीसी है, जो जीएसटी आपको पे करनी है, तो जो सप्लायर ने पे करी यानी वो एक्चुअल में पे हो जानी चाहिए। अब एक्चुअल में पे हो गई है या नहीं हो गई है, यही सिद्ध करना सबसे मुश्किल काम है। आगे देखते हैं, विद द अमेंडमेंट टू सेक्शन 41 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट effective from 1st October 2022, businesses are permitted to avail ITC on a provisional basis। अब देखिए उन्होंने धीरे धीरे हमारे सेक्शंस में कितना चेंज किया है, अगर हम उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो जो अधिकारी नोटिस देता है वो आज की डेट में जो इफेक्टिव लॉ है उसके हिसाब से नोटिस देता है, लेकिन जिस ईयर की वो नोटिस हमें दे रहा है उस ईयर में क्या इफेक्टिव था हमें ये देखना होगा। यानी अगर उन्होंने सेक्शन 41 को चेंज किया है और चेंज किया है तो उसमें क्या किया है और वो इफेक्टिव कब से है वो हमें देखना। तो इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर 2022 से सेक्शन 41 की डेफिनेशन को चेंज कर दिया और चेंज करके वहां पर क्या लिख दिया, बिजनेसेस आर परमिटेड टू अवेल आईटीसी ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। यानी अब आपको जो आईटीसी मिल रही है वो मिल रही है प्रोविजनल बेसिस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपको कैसे आईटीसी मिल रही थी, यानी आपको अगर पहले फाइनल बेसिस पे मिल रही थी इसीलिए तो उन्होंने प्रोविजनल कर दिया। यानी पहले जो आईटीसी आप क्लेम करते थे वो आपको आईटीसी मिलनी ही थी, लेकिन अब क्या हो गया, वो प्रोविजनल हो गई। तो ऐसे इन्होंने धीरे धीरे करके जो सेक्शंस हैं उनमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और चेंज कर। अब आपको ध्यान केवल ये रखना है कि जो हमारी आईटीसी प्रोविजनल बेसिस पे हुई वो हुई 1 अक्टूबर 2022। However, if the supplier has not paid the tax due on the supplied goods and or services, any ITC claim by the business in relation to such supplies must be reversed along with applicable interest। अब क्या हुआ चेंज होने के बाद कि जो आईटीसी आपने क्लेम कर ली थी वो आईटीसी अब क्या करनी होगी, आपको रिवर्स करनी पड़ेगी और रिवर्स करने के साथ साथ उसका ब्याज भी देना होगा। अब यहां पर भी प्रश्न उठता है कि जब हम आईटीसी रिवर्स करेंगे तो ब्याज कब से देंगे। यानी ये चेंज तो बहुत कुछ करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी कमियां हर बार छूट जाती।
अब उन्होंने कहीं पर ये नहीं दिया कि जो रिवर्स आईटीसी की जाएगी तो रिवर्स आईटीसी का ब्याज कब से शुरू होगा। यानी जो अथॉरिटी है वो तो तभी से लगाएगी जब आपका बिल हुआ होगा। लेकिन अगर आपने टाइम हमको दे दिया 30 सितंबर और 30 नवंबर का, तो तब तक तो हमारे पास रिवर्सल का टाइम है। तो क्या ब्याज हमें उसके बाद देना है या उसके पहले से शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम जब अथॉरिटी हमसे मांगेगी तो मांगेगी जब आपने इनवाइस किया था, लेकिन जब वो अपना जीएसटीआर 3B सप्लायर फाइल करेगा तो क्या उससे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। यानी सप्लायर ने जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल किया तो उसने तो इंटरेस्ट पे किया, और जब उसने इंटरेस्ट पे कर दिया तो जब हम रिवर्सल करेंगे तो हम इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे। यानी फिर जो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म करने के लिए आपने जीएसटी लागू किया था तो वो तो खत्म हुआ नहीं। आपने इंटरेस्ट उससे भी ले लिया और हमसे भी ले लिया। तो अभी भी जब हम लोग इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी खामियां अभी भी उसमें नजर आती हैं। हालांकि जितनी चीजें उनके पास पहुंचती हैं वो एक लाइन लिख करके फिर से अमेंड करके उसको समाप्त कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं रूल 37A was introduced into the Central Goods and Service Tax Rules 2017 effective from 26 December 2022. This rule mandates that if a supplier fails to file GSTR 3B by 30th September following the end of the financial year in which ITC related to an invoice or debit note is claimed, the recipient must reverse the availed ITC along with interest by 30th November following the end of the same financial year. अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि जो पहले 30 सितंबर डेट थी उसको 30 नवंबर कर दिया, चलिए ठीक है। लेकिन कह क्या रहे हैं कि जब 30 नवंबर को आप उसको रिवर्स करेंगे तो कैसे करेंगे, along with इंटरेस्ट। और सप्लायर ने जब फाइल किया तो उसने क्या किया, उसने भी along with इंटरेस्ट किया। From 1st July 2017 to 30th September 2022, the GST law required suppliers to pay the tax as stipulated by the Section 41 of the CGST Act. However, the mechanism for reversing ITC in cases where the suppliers failed to pay the tax was not introduced until 1st October 2022. यानी जो रिवर्सल का मैकेनिज्म है वो 1 अक्टूबर 2022 तक तो अवेलेबल ही नहीं था। The reversal mechanism was established through the Finance Act 2022, which amended Section 41 in the CGST Act and introduced Rule 37A in the CGST rules. यानी 1 अक्टूबर 2022 तक तो ये इफेक्टिव ही नहीं था। Prior to this amendment, there was no legal procedure in place for the reversal of ITC due to the supplier's non-payment of tax. यानी सप्लायर ने अगर टैक्स पे नहीं किया है, एज अ रिजल्ट द टैक्स अथॉरिटीज कैन नॉट इनफोर्स आईटीसी रिवर्सल फॉर दिस पीरियड। तो इस पे भी आपने देखा होगा कि इसके पहले टैक्स अथॉरिटी आपसे कभी रिवर्सल की बात नहीं करते थे, लेकिन ये अमेंडमेंट आने के बाद से बहुत जोरों से ये चला था कि जितनी जीएसटी अधिकारी थे वो फोन करके भी लोगों से कह रहे थे, बुला करके भी कहते थे कि जितनी भी आईटीसी है वो इस टाइप की, उसका आप रिवर्सल कर दीजिए। यानी उसके पहले ये मैकेनिज्म अवेलेबल ही नहीं। The absence of a legal framework means that any attempt to mandate such reversal would lack legal backing. This gap in the law highlighted a critical period during which the purchasing dealers cannot be held
liable for the supplier failure to remit the tax। यानी उस समय तक अगर सप्लायर का फेल्योर होता था तो हमारी आईटीसी रोकी नहीं जा सकती थी। यानी जो हमारे ऊपर सबसे बड़ा सरदर्द आया वो आया 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 के पहले तो हमारी आईटीसी रोक नहीं सकते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी केसेस अभी तक हुए उन्होंने हमारी आईटीसी रोकी, इंटरेस्ट लगाया, पेनाल्टी लगाई और हम लोगों ने भी बखूबी उनका साथ निभाया। तो कहने का मतलब ये है कि हम उनको अपोज तभी कर पाएंगे जब हमें प्रॉपर जानकारी होगी, तभी हम अपोज कर पाएंगे और तभी उसका लाभ भी ले पाएंगे। This legal context is essential for understanding disputes related to ITC reversal for the specified period. It underscores the importance of the Finance Act 2022, which rectified this oversight by formally establishing the reversal mechanism. Therefore, for the period between 1st July 2017 and 30th September 2022, any departmental action seeking to reverse ITC for non-payment of tax by suppliers would be legally unfounded. This distinction is crucial for taxpayers and practitioners navigating the complexity of GST compliance during this transitional period. तो आपने देखा होगा कि इस दौरान जितने भी केसेस यहाँ पर नहीं हो पाए और हाई कोर्ट वगैरह में गए तो उसमें लाभ आपको इसीलिए मिल पाया क्योंकि लाभ में ये कमियां थी। पोटेंशियल डिफेंसेस फॉर द बिजनेस टू काउंटर द जीएसटी अथॉरिटी एलिगेशंस। The business can present comprehensive documentary evidence of the transaction with the defaulting supplier, spanning from the order placement and invoice payment। तो कौन कौन सी चीजों पे लगाते हैं वो देख लेते हैं। टू इनवाइस पेमेंट, टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्लेम्ड आईटीसी, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड एज एविडेंस। यानी हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि अब फ्यूचर में आपको आईटीसी मिलने में दिक्कतें आने वाली हैं और बढ़ने वाली है। तो उसके लिए हम लोग कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखेंगे। एग्रीमेंट डिटेलिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एनी पेमेंट माइलस्टोन्स। गेट पास कॉपीज फॉर गुड्स रिसीव फ्रॉम द डिफॉल्टिंग सप्लायर। ये कंडीशन इसलिए भी आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी आगे जब हम लोग बात करेंगे डिफॉल्टिंग सप्लायर्स की या नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर्स की, तब आपको ये चीजें काम आएंगी। Communications record indicating stages of completion for supply rendered by the defaulting supplier. Copies of tax invoice, debit notes or trade notes issued by the defaulting supplier for the supplied goods and or services. GSTR 2B copies reflecting details of tax invoices, debit notes or credit note as per defaulting supplier GSTR 1 for the tax for the relevant tax period। यहाँ पे एक चीज आपको याद दिला दें कि आपने देखा होगा कि जो आजकल रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में जब वो दिखाते हैं कि नॉन एग्जिस्टिंग है सप्लायर या बोगस है, तो उसको क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसका पंजीयन कैंसिल कर देते। यानी अगर उसका पंजीयन 1 जुलाई 2017 से ही उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोगों के पास क्या है कि रिकॉर्ड हम आजकल कुछ भी मेंटेन करके रखते नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 कॉपी प्रिंट करा के रखते हैं। मतलब परसेंटेज बहुत कम है जो लोग निकाल करके रखते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पंजीयन कैंसिल कर दिया तो पोर्टल तो कुछ दिखाता नहीं है, फिर नहीं दिखाता। जब कुछ भी नहीं दिखाता और आप कुछ रखते भी नहीं हैं, तो आप लड़ाई लड़ने कहां से जाएंगे और कैसे जाएंगे।
और व्यापारी भी कुछ नहीं रखता, वो आपके भरोसे है, आप पोर्टल के भरोसे हैं, पोर्टल अधिकारी के भरोसे है और अधिकारी राम भरोसे है। तो सबको एक दूसरे पे भरोसा है। और फिर जब वो कह देता है कि आपका सप्लायर बोगस है, तो आपके पास मानने के अलावा कुछ बचता भी नहीं है, क्योंकि आपने तो कुछ रखा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोग अकाउंट्स भी नहीं मेंटेन करते हैं, बुक्स नहीं बनाते हैं। जब बुक्स बनाते नहीं, केवल रिटर्न फाइल कर दिया, परचेज चढ़ाई, सेल चढ़ाई, रिटर्न फाइल हो गया, जय श्री राम। इनकम टैक्स ने भी यहां तक छूट दे दी है। भैया अभी अभी पूछेंगे तब बताइएगा, अभी 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 2-4 मिनट हमें बोल लेने दो, फिर हम आपको मौका देने वाले हैं। तो जब हम भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, व्यापारी भी मेंटेन नहीं कर रहा है, और अकाउंटेंट भी मेंटेन नहीं करता, वो भी केवल रिटर्न फाइल करता है। अभी मैं केवल अपनी बात बता रहा हूं, आप लोगों को सुनूंगा अभी। जब हमारे पास कोई व्यापारी आता है कि उससे कोई रिकॉर्ड मंगाया जाता है, तो बोलता है अकाउंटेंट आकर के दे दे। और जब अकाउंटेंट आता है तो बोलता मेरी तो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई है, मैं तो कुछ दे नहीं पाऊंगा। तो आप लोग भी ये चेक करते रहिएगा कि जो अकाउंटेंट आते हैं कहीं उनकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट ना हो जाए, क्योंकि बाकी तो और कोई कुछ रखता भी नहीं है। और नॉर्मल प्रैक्टिस में अधिकारियों के पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्योंकि जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया जाएगा तो आपके लिए चैलेंज कितना बड़ा होगा कि जिनको जिनको आपने सप्लाई दी है, आपको आईटीसी नहीं मिल रही, वो तो आपका हेडेक है, लेकिन जिनको सप्लाई आपने दी है वो आपका क्या हाल करेंगे। वो आपको नई हार्ड डिस्क ला के देंगे और कहेंगे भैया तो भरो, हमारे ऊपर एहसान करो। तो केवल केवल मतलब हम भरोसे पे ही अगर काम करेंगे तो हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो मैं जो अभी ये आपको कंडीशंस बता रहा था, तो मुझे लग रहा था आपको लग रहा है कि ये सब तो हमारे पास है ही, इसमें कुछ नया क्या बताने जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताएं, जिससे आपको इंटरेस्ट आ जाए इसमें। हाँ, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे तो बता दीजिए। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। एक मिनट तिवारी जी के प्रश्न का जवाब दे दें, शायद कई लोग यही प्रश्न करने वाले हों। देखिए, पहली चीज तो ये है, अगर आपने उसका काम करना स्वीकार कर लिया है और वो प्रूफ भी हो जाता है, आपने लिखा पढ़ी में लिया हो या न लिया हो, वो आपकी आईपी एड्रेस से सब प्रूफ हो जाता है कि आप उसका काम कर रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। यानी आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपने अगर उसका काम करना स्वीकार किया है तो आप पूरी तन्मयता से और तन मन धन लगा करके करेंगे। आप एग्रीमेंट करिए या फीस लीजिए या न लीजिए, इससे आपको प्रोसिक्यूशन से कोई नहीं बचा सकता। तो ये तो मन से निकाल दीजिए। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑपरेशन के लिए आ गया है और आपने ऑपरेशन स्टार्ट करके उसको मार डाला, कहा इसने तो फीस दी ही नहीं, तो जेल से कोई आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए आप जब वकालतनामा साइन करते हैं तो आप उसमें आप लिखते हैं ना कि फीस हमें मिल गई है या फीस हमारी तय हो गई है। तो तय हो गई हो चाहे मिल गई हो, अगर नहीं मिली है तो आपके पास और ऑप्शन है उससे फीस वसूली के, ना कि उसका काम खराब करने में, क्योंकि ये मिसकंडक्ट माना जाएगा और मिसकंडक्ट में आप बचेंगे। तो ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि वो फीस दे रहा है या नहीं दे रहा। आपने काम करना स्वीकार किया है
तो काम को भली बात करिए या काम को स्वीकार मत करिए। और किसी का कोई प्रश्न? बताइए पाल। क्या मिलेगा? किस बेनिफिट की बात कर रहे हैं आप, आईटीसी की कि अपने प्रोफेशनल फीस की? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन समस्या आपकी कहां पर आ रही है, बात समझे आप? आपका पोर्टल कुछ शो नहीं कर रहा है और आप कुछ प्रूफ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको आईटीसी कैसे मिलेगी? क्योंकि अब तो कंडीशन लग गई, टू बी में भी आना चाहिए, उसको पेमेंट कर दिया जाना होना चाहिए, यानी वो भी प्रूफ करना है। माल आपके पास आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये सब चीजें आपको चाहिए होंगी। जो पहले के हिसाब से आप चल रहे हैं ना, आप दो कंडीशन खास तौर से ध्यान देते हैं। क्या? पहला ये कि हमारे पास टैक्स इनवाइस आ गया। दूसरा ये कि जो हमने पेमेंट किया वो बैंक से कर दी। नॉर्मली प्रैक्टिस ये कि ये दो चीजें सही होनी चाहिए। लेकिन कितने हाई कोर्ट के डिसीजन ऐसे आ चुके हैं जिसमें इसको उन्होंने सफिशियंट नहीं माना। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे भी। मेरा कहने का मतलब यही था कि जब आगे डिस्कस करेंगे तो पहले इन चीजों को समझ के चलिए, नहीं वहां पर फिर समझ नहीं आएगा कि कौन कौन सी चीजें हमें जरूरत है। यानी जो कंडीशन लगती जा रही है वो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। अभी जब बात ये आएगी कि एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, ये जब मैं थोड़ी देर तक इसको आराम से बोलता हूं तो समझिए जरूर कुछ इस पे बल मैं दे रहा हूं। जैसे मैंने अभी इस बात पे बल दिया था कि पेमेंट हो जाना चाहिए, ये प्रूफ करना है आपको, है ना? तो उसी तरह से आपको सारे प्रूफ देने हैं। अभी उन्हीं की बात हम लोग आगे कर रहे हैं, और कुछ हो नहीं तो हम लोग आगे बढ़ें। सर वही बता रहा था, फिर से बताऊं? चलिए यहां से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अब मैं उसी पे चल रहा हूँ। कहिए तो एक एक करूं या फिर बीच में? वही आ रहा, मैंने वो कहा ना, एक एक डॉक्यूमेंट पे हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, है ना? क्योंकि अभी वो चीज थोड़ा आगे, अगर आगे पीछे कर लेंगे तो फिर चीजें जो है थोड़ा डिस्टर्ब होगी। तो क्वेश्चन आप करिए, मैं ये जरूर बोल दूंगा। आप बुरा ना मानिए कि आगे या पीछे मैं उसका जवाब जरूर दूंगा जहां पे रेलेवेंट होगा। पहले देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है ये चीजें लिखी ना हो, लेकिन आपको वो चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे है एग्रीमेंट डिटेलिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इंक्लूडिंग एनी पेमेंट माइलस्टोन्स, गेट पास कॉपीज फॉर गुड्स रिसीव फ्रॉम द डिफॉल्टिंग सप्लायर। जैसे गेट पास की चीज नहीं लिखी होगी, लेकिन गेट पास भी हमें उसको एस्टेब्लिश करने में काम आएगा। कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, जब हम पार्टी से कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। इंडिकेटिंग स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन फॉर सप्लाई रेंडर्ड बाय द डिफॉल्टिंग सप्लायर। कॉपीज ऑफ टैक्स इनवाइसेस, डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स। अब देखिए यहाँ पर आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट, क्या होता है कि 90% लोगों को डेबिट नोट क्रेडिट नोट मिलता नहीं है। वो जब अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देता है उसमें वो लिख करके आ जाता है। एक तो आप वहां से एंट्री करते हैं, दूसरा अब आपको आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाता है, वहां से आप कर लेते हैं। लेकिन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अक्सर आप मांगते नहीं हैं और ना पार्टियां देती हैं। तो आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट लेके रखना पड़ेगा। एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, और ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होते हैं। देखिए वो आप कैसे स्टेब्लिश करेंगे, ये आप देख लीजिए। जो एक्ट में लिखा है उसमें ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए।
देखिए, जैसे कि बैंक है, बैंक खर्चे काटता है, आपको इनवॉइस नहीं देता। अब इनवॉइस नहीं देता तो एक्ट के हिसाब से आपको मिलेगी आईटीसी। लेकिन उसका सर्टिफिकेट मुझे लगता है कि आपके बैंक स्टेटमेंट में वो जो चार्ज करते जीएसटी वगैरह उससे देखिए, अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या एक्ट कह रहा है, हम जो बात कर रहे हैं वो केवल एक्ट की बात कर रहे हैं। आप कैसे उसको सेटिस्फाई करेंगे ये आपका हेडेक है। एक्ट कहता है आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। अधिकारी आपके मोबाइल में देख के मान लेता है, आपसे प्रिंट निकलवा के मान लेता है, या कहता है नहीं ओरिजिनल साइन चाहिए, ये आपका हेडेक। एक्ट ये कहता है ओरिजिनल कॉपी, मतलब सब जगह आने के बाद भी देखिए 2B में आ गई, आपने आईटीसी ले ली, लेकिन एक्ट ये कहाँ कह रहा है, वो तो कह रहा है ओरिजिनल इनवॉइस भी होनी चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल क्या है, ठीक है, मेरा ख्याल है इन बातों पे हम लोग ज्यादा समय ना लें, नहीं तो आगे चीजें छूट जाएंगी। क्योंकि इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जब जीएसटी आया था तो सबसे पहले किराने वालों ने कहा था हम बिल कहाँ लेंगे, बिल कहाँ रखेंगे, हम तो पुड़िया बेचते हैं। ठीक है, क्या उनकी बात मानी गई थी? ठीक। सबसे बड़ा मैटर आपका ट्रेड टैक्स, सेल टैक्स सभी में था कि कितनी अमाउंट के बाद आपको स्टॉक रजिस्टर रखना है। जीएसटी में क्या आपने 1 रुपए की 4 पुड़िया बेची, उसका स्टॉक रखना है कि नहीं रखना? रखना है कि नहीं रखना? रखना है। उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, इनवॉइस रखने में ऑब्जेक्शन है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। इशूड बाय द डिफॉल्टिंग सप्लायर फॉर द सप्लाइड गुड्स एंड और सर्विसेज, जीएसटीआर टू बी कॉपीज रिफ्लेक्टिंग डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइसेज, debit notes or credit notes as per the defaulting supplier's GSTR1 for the relevant tax period. Bank statement demonstrating payment credit to the defaulting supplier's account for which ITC has been claimed by the recipient. To summarize, robust documentation serve as a vital defense mechanism for business facing scrutiny for GST authorities by providing thorough and credible evidence of transactions with defaulting suppliers. Business can effectively counter allegation and uphold the legitimacy of claimed ITC. तो यहाँ पर जितने भी चीजें हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की हैं, वो केवल इसलिए रखने की आवश्यकता हम लोग महसूस किए कि जब जीएसटी अथॉरिटी अगर आपको नोटिस देता है तो आप कैसे उसको प्रूफ कर पाएंगे, और अगर ये एविडेंस आप रखेंगे तभी आप उसका फायदा ले पाएंगे। Business cannot be denied ITC due to circumstances beyond their control. Fundamentally, business should not be denied to right to ITC due to circumstances beyond their control. यानी आईटीसी जो चीजें हमसे मांगी जा रही हैं अगर वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो हमारी आईटीसी कैसे रोकी जा सकती है। लेकिन ऐसी चीजें भी हैं और हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस भी करी हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बावजूद भी हमारी आईटीसी रोकी जाती है। यहाँ पर इन्होंने उसी के बारे में बात की है। अब इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नर्मदा बचाओ आंदोलन में, ये सुप्रीम कोर्ट का है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड this maximum ruling that when a law imposes a duty or charge and the party is unable to fulfill without fault and beyond their control,
the law generally excuse them. तो यहाँ पर ये उसका केस था। दूसरा एक इसी से सिमिलर केस जो है एराइज इंडिया का भी है, जो अपने से बहुत ज्यादा रिलेटेड भी है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। अब आप मांग रहे हैं कि जो उसने 3B फाइल किया है उसमें आपके बिल का टैक्स उसने पे किया है कि नहीं किया है, ये आप साबित नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो आपकी आईटीसी वो रोक लेगा, ये भी तो गलत है। तो यहाँ पर हम लोग केस देखते हैं, एराइज इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स एंड टैक्सेस, हाई कोर्ट दिल्ली का। द दिल्ली हाई कोर्ट emphasized that ITC denial should be limited to selling dealers who fail to deposit collected tax, and bona fide purchasing dealers should not be penalized for the seller's failure to do so. Laws that cannot be complied with honestly will fail to achieve their objective, and if they disproportionately penalize bona fide dealers, they may be invalidated under Article 14 of the Constitution. अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की बात करी कि अगर सप्लायर ने गलती की है तो उसकी पेनाल्टी आप हमसे क्यों लेंगे। आपने कहा कि टैक्स आपको सप्लायर को पे करना है, हमने सप्लायर को टैक्स पे कर दिया। अब अगर वो जमा नहीं कर रहा है या उसके 3B में नहीं आ रहा है या GSTR 1 में नहीं आ रहा है, तो उसको प्रूफ करने का कौन सा मैकेनिज्म आपने हमें दिया है। अगर वो मैकेनिज्म उपलब्ध ही नहीं है तो आप हमसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो इस पे एराइज इंडिया में ये आप एसएससी के फेवर में हुआ कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि उसकी फेल्योर को आप पेनाल्टी के तौर पर करें। Notably similar provision existed under the value-added tax VAT regime but were subsequently struck down. The law cannot demand that business insured defaulting suppliers have paid the appropriate GST to the government. It is unjust to deny ITC. A business due to a supplier's failure to furnish required details time. यानी आप अपनी अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपकी आईटीसी को डिनाई नहीं किया जा सकता। In conclusion, it is imperative that the law recognizes the practical limitations faced by the businesses in ensuring supplier compliance. Denying ITC to businesses for factors beyond their control undermines the fairness and effectiveness of the tax system. अब इसमें देखिए अपहोल्ड क्या किया गया, अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल that the law cannot demand the impossible ensures that bona fide purchasers are not unjustly penalized for the failures of their suppliers. This approach not only aligns with judicial precedents but also promotes a more equitable and functional GST. अब देखिए यहाँ पर जब हम जजमेंट की बात करते हैं तो जजमेंट तो आपके फेवर में हो गया, लेकिन आपका लॉ परमिट नहीं कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर आपने, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से आपका लॉ चेंज हो, तो ये आपको दिक्कत अब जो केसेस होंगे 1 जनवरी 2022 के, उसमें इनका बेनिफिट आपको कितना मिलेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस समय जो आपका सेक्शन था कुछ और बोल रहा था और आज सेक्शन कुछ और कह रहा। तो आपको अपना बोनाफाइड प्रूफ करने के लिए जो कंडीशंस हैं उनके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखने की जरूरत पड़ेगी। It is pertinent to note that the central government through have omitted the associate provision section 42 of the CGST Act and rules made thereunder, have kept the provisions of section 16 subsection 2 class C read with section 14 of the CGST Act as a legacy with its arbitrary and weak when faced with the litmus test of the basic structure of Constitution of India. The appropriate action for the GST authority should be to prosecute the defaulting supplier
rather than penalizing the issue. अब एक देखिए, ये जो बात इन्होंने कही, ये बहुत पहले भी डीवाई बीथल के केस में भी ये बात आई थी, और ये है कि अगर सप्लायर डिफॉल्ट कर रहा है तो सप्लायर की बजाय सबसे ज्यादा रिसिपिएंट से आप वसूली में लग जाते हैं। जिसने डिफॉल्ट किया उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी? यानी जब हमको नोटिस आता भी है तो हम इस नेगोशिएशन में हमेशा लग जाते हैं कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन हमें तो पहले प्रश्न ये उठाना चाहिए कि अगर सप्लायर की गलती है तो सप्लायर के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? सबसे पहले तो टैक्स आपको उससे वसूलना है जिसने डिफॉल्ट करा है, या हमसे वसूलना है। तो हम उन चीजों का सहारा क्यों नहीं लेते? हम उससे पूछे कि सप्लायर के खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्यों एक्ट तो ये कहता है ना कि पैसा तो आपको सप्लायर से वसूल करना है। जब सप्लायर से वसूल नहीं होगा तब हमसे करना है ना, कि पहले हमसे सब पैसा वसूल करना है, सप्लायर से नहीं करना है। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा कि नोटिसेस का रिप्लाई देते समय हम इन चीजों को भी ध्यान दें कि सबसे पहले ये ऐसे प्रेसिडेंट बहुत सारे जजमेंट्स भी आए जिसमें ये बोला गया है, जिसमें कोर्ट ने पूछा, अधिकारी को बुला करके पूछा कि ये बताइए कि आपने सप्लायर के खिलाफ क्या कार्रवाई करी। भाई सबसे पहले तो आपको सप्लायर को ही दंडित करना है ना। सप्लायर को आप दंडित नहीं कर रहे हैं, उसको आप ढूंढ नहीं रहे हैं, उसका पता नहीं लगा रहे हैं, सीधे सीधे रेसिपिएंट पकड़ में आया उससे पैसा वसूल लीजिए। तो ये तो अनजस्ट लॉफुल हो गया ना। आप जब ये देगा तो क्या उसको वापस करेंगे? The contention condition of Section 16 to subsection C of the CGST Act, which penalize recipients for the seller's default, is widely regarded as unfair and unjust to the recipients. In some of the recipient judgments passed by the various courts across the country have held as under. The Honorable High Court of Uttarakhand, in the case of Subhash Singh versus Deputy Commissioner State Goods and Service Tax, addressed the issue of whether proceedings under Section 74 of the CGST Act can be initiated against a purchaser for availing ITC when the supplier has not filed GSTR 3B returns. अगर सप्लायर ने अपना GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या हमारे ऊपर सेक्शन 74 एप्लीकेबल हो जाता? यानी आपने देखा होगा कि अधिकारी कई बार नोटिस देता है कि आपने ये गलत आईटीसी क्लेम कर ली, उसने तो जीएसटी 3B रिटर्न फाइल ही नहीं किया। जब रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो आईटीसी आई ही नहीं, यानी आपने गलत क्लेम कर ली, यानी आपके ऊपर सेक्शन 74 एप्लीकेबल होता है। तो क्या हमारे ऊपर सेक्शन 74 एप्लीकेबल हो जाता है? नहीं होता। लेकिन अब आपके सामने समस्या क्या आई? 74 एप्लीकेबल उसने कर दिया और करते भी हैं कि सेक्शन 74 आपके ऊपर लगेगा। अब 74 से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? कोई बताना चाहेगा? क्योंकि सबके सामने मेरा ख्याल ये समस्या आई होगी। बिल्कुल। तो अभी जब हमने डिस्कशन शुरू किया था तब मैंने खास तौर से जोर दिया था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, आगे की जब चर्चा करूंगा तो बिना इसके आपका काम नहीं चलेगा। तो जितने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने ऊपर अभी चर्चा किए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट से हम स्टेब्लिश कर पाएंगे, और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप 74 में गए। आपको 73 में स्टेब्लिश करने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। The court held that
बहुत लोग चला दो addressed the issue of whether proceeding under 74, the court held that the appellant had made legitimate purchase with proper invoices and payments. The judgment emphasizes that the liability for non-compliance with GST return filing should rest with the defaulting supplier and not with the bona fide purchaser who has fulfilled their payment and documentation obligation. यानी यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं बोनाफाइड हूं, मैंने पूरी सारी शर्तें पूरी की हैं। अगर सप्लायर पूरी नहीं कर रहा है तो वो उसका डिफॉल्ट है, यानी मेरे ऊपर 74 एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप स्टेब्लिश नहीं कर पाते, तो 74 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम उनका प्रश्न ले लें। मनीष भाई ने एक प्रश्न किया था, बताइए। मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए देखिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए जो आपकी 4 शर्तें थी, केवल उसमें से मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं पूरा हो रहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश भी अभी बीच में आया था, जिसमें उन्होंने कई चीजें और भी बोली थी। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर गेट पास की बात की, धर्म कांटे की पर्ची है, आपने वहां पर गुड्स लोड अनलोड की फोटो खींच के रखी हुई है। दूसरा जो आपका वो है, क्या कहते हैं, टोल की पर्ची है। गाड़ियों में जो लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, RFID, वो फास्टैग, ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। कोर्ट केवल इतने से मानने को तैयार नहीं है। और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट डिसीजन जरूर हैं, लेकिन अगर अपनी बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारी चीजें मांगी। तो इस पॉइंट पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देखिए वो कई बार वीडियो भी मंगा रही हैं और फोटो भी खींच के मंगा रही हैं। कुछ लोगों को मेरा ख्याल यहाँ पर जानकारी होगी कि जो बड़ी फर्में हैं वो इस तरह की सारी चीजें मंगाती हैं। और जो गुड्स डाउन मतलब अपलोड, वो क्या कहते हैं, उतर रहा होता है वहां पर, तो उसकी भी अनलोड हो रहा होता है, तब उसकी फोटो भी मंगाती हैं। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपको जरा भी संदेह है तो ये सारी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। सही होगा। देखिए, वाकई में सही है या नहीं सही है, ये तो व्यापारी जानता है। हम तो डॉक्यूमेंट्स पे ही चलते हैं, हम तो उसके दरवाजे देखने जाएंगे नहीं। साक्ष्य पे चलेंगे, क्योंकि नोटिस आएगी 3 साल 4 साल के बाद, और आज हम क्या देखेंगे उसमें, तो हम तो साक्ष्य पे ही चलेंगे। और आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। जो चीजें भी आप कर सकते हैं वो जरूर करिए। हाँ, लोग लगा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं। नहीं, बहुत सारे व्यापारी बहुत सी चीजें करते हैं, और वाकई में हम लोगों ने देखा कि अपील लेवल पे कई केसेस मेरे सामने ऐसे आए जिसमें व्यापारी ने बड़ा सुविधाजनक तरीके से, मतलब उसने बिल, उसके बाद ई वे बिल, मतलब पूरे बिल के साथ पूरा पूरा अटैचमेंट है। और जब वो परचेज फाइल उसने भेजी और जब मैंने वहां पे उसको दिखाई, देखते 2 ही 3 देख के कहने लगा इतना तो आज तक किसी ने नहीं दिखाया, छोड़िए वकील साहब, हो गया। जब इतना रख रहा तो इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ तो कहना लोग बिल तक ओरिजिनल नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि व्हाट्सएप पे बिल आ गया, उन्होंने प्रिंट निकाला, लगा लिया। जैसे भैया ने बताया अभी कि अगर वो आ गई कॉपी निकाल के लगा ली तो मान नहीं कि नहीं मान रहे, तो व्हाट्सएप पे ही रखते रहते हैं। हाँ हम लोग कोई प्रिंट ना निकाले, वही कह रहे हैं। नहीं। तो मेरा ख्याल है मार्केट में आप देख लिए 90% लोगों के पास मतलब जो है हार्ड कॉपी निकली हुई नहीं होंगी, लैपटॉप पे रखते हैं। आप मांगोगे तो उस दिन प्रिंट निकलवाए जाएंगे। हाँ,
तो अब किसी का कोई प्रश्न हो तो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, आप अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो